स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके इस चैप्टर नंबर 3 के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ओम का नियम। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ओम का नियम, देखिए ओम का नियम अपने हाई स्कूल में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हाई स्कूल के आधार पर इसका प्रूफ नहीं पूछता है। ओम के नियम का जो प्रूफ पूछता है वो धारा तथा अनुगमन वेग में, ठीक है, संबंध को बताते हुए ओम के नियम का सत्यापन पूछता है। यानी धारा तथा अनुगमन का वेग जो कल हमने प्रूफ किया था, अगर उस वीडियो को आप सभी ने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को अच्छी तरीके से आप सभी लोग देख लीजिए। धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है, तो जरा बताओ धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है। अभी कल ही मैंने बताया था आप सभी को। आई इक्वल टू क्या होता है, एन, ठीक है, ई ए वी डी, ठीक है, जहां पे एन क्या है, चालक तार में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। दूसरा ए क्या है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, जिसका मान होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए कोई भी फार्मूला अगर आप याद कर रहे हैं या कोई भी फार्मूला आपको याद है तो फार्मूला इस तरीके से याद होना चाहिए कि इसके अंदर जितने भी टर्म आ रहे हैं वो सारे टर्म कौन क्या है, ठीक है। ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब होना चाहिए, पता होना चाहिए, तब आप आसानी से न्यूमेरिकल लगा पाएंगे बिना किसी डाउट के, ठीक है। और बीडी क्या है, बीडी आप सबको पता है, ये क्या है, अनुगमन वेग, ठीक है। बीडी हमारा क्या है, अनुगमन वेग है। तो यही जो है क्या है, संबंध है और इसी के आधार पर ओम के नियम को प्रूव करना है। तो चलिए स्टूडेंट, ओम के नियम को प्रूव किया जाए और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस सेशन को भी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोग अधिक से अधिक, ठीक है, लाइव सेशन के साथ जुड़ सके। देखिए सबसे पहली बात तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक चालक तार है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना ले। ये हमारा कोई चालक तार पी क्यू, ठीक है, कोई चालक तार पी क्यू है जिसकी लंबाई एल है, जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, तथा इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, ए, ठीक। इसमें उपस्थित चालक तार के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम मान लेते हैं कितना है, एन है, और इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल एन है, ठीक है, कितना है, स्मॉल एन मान लेते हैं। तो धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध के आधार पर जब इसमें हम क्या करते हैं, इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी बैटरी के द्वारा कनेक्ट करते हैं या इसके सिरों के बीच भी वहां तक लगाते हैं, तो चालक तार के सिरों के बीच बैटरी के अकॉर्डिंग धन से यानी धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की तरफ वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जनरेट हो जाता है। यानी चालक तार के अंदर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में जनरेट हो जाएगा, किस दिशा में, प्लस से माइनस की दिशा में, यानी कि इस दिशा में, ठीक है। और चालक तार के अंदर जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण चालक तार के अंदर उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या लगता है, एक वैद्युत बल लगता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र, आप लोग माना वाला कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, ठीक है, बस इसी फिगर को आप एक्सप्लेन कर लेना है कि माना, और वहां पे एक लाइन लिखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की उत्पन्न होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण चालक तार के अंदर चालक में उपस्थित, चालक में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक
दोस्तों अगर आप 2022 के बोर्ड एग्जाम में पेपर दोगे तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा अभी आपके स्कूल कोचिंग बंद चल रहे हैं तो आप घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, और जितने स्टूडेंट घर से पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं शुरू कर दें। देखो अभी स्कूल कोचिंग बंद है तो आप घर से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे। और आपको इसी टेस्ट को फ्री में लेकर आए हैं अनअकैडमी, जो आपके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं बैक टू स्कूल, जिसमें आप अपने सभी सब्जेक्ट का टेस्ट में भाग देकर ये चेक कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो ये टेस्ट आपका 20 नंबर का होगा, जो 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये टेस्ट आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम 6 बजे दे सकते हो। अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर आपको दिया जाएगा और टोटल आपको 60 मिनट दिया जाएगा। और क्लास 12 के स्टूडेंट कभी भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जाओगे तो वहाँ पर आपसे एक कोड मांगेगा, उसमें आप शुभम UP10 जैसे ही कोड को यूज़ करोगे आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट में भाग दे सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्द से जल्द जाकर टेस्ट में भाग लें, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल लगता है। एक वैद्युत बल F इक्वल टू कितना लगता है? माइनस ई। ठीक है, यहां देखो हमने बात की F इक्वल टू होता क्या है? F इक्वल टू क्या होता है? QE। लेकिन यहाँ पे U E क्यों लिखा गया और E के साथ साथ माइनस क्यों आया है, ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब प्रत्येक की बात हो रही, प्रत्येक का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर आवेश कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर? 1.6×10⁻⁻⁻⁹ ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं। ठीक है, तो E लिखा गया है। दूसरी बात, माइनस क्यों लगा है? क्योंकि जो ये वैद्युत बल लग रहा है, वैद्युत बल F लग रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा में क्यों लग रहा है? क्योंकि जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। किस दिशा में? इस डायरेक्शन में ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं, यानी कि गति कर रहे हैं। ठीक है, अब बात समझ में आई कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिखा गया है? ठीक है, वैद्युत बल वेक्टर F इक्वल टू माइनस E इंटू वेक्टर E लगता है। ठीक है, कितना बल लगता है। और दूसरी बात, यहाँ पे बैटरी का विभवांतर अगर कितना है? V है, तो चालक तार के सिरों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है E, ये कितना होगा? V/L। ठीक है, कितना होगा? V/L। इसको भी मैंने आपको कल बताया था। ठीक, चालक तार से बहने वाली धारा I बराबर क्या हो जाएगी? चालक से बहने वाली धारा I बराबर धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध के अकॉर्डिंग NEA/VD। ठीक है, NEA/VD। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब देखिए सब कुछ तो हमें पता है, बस यही VD का मान हमें निकाल के इस समीकरण में लाके रख देना। ठीक है, इस समीकरण नंबर 1 में किसका मान रखना है? VD का। तो VD का मान निकलेगा कैसे, यानी अनुगमन वेग, इसका मान कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए। माना पहले मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है, फिर लिखता हूं। माना इस चालक तार के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? N मुक्त इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? N। ठीक है, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन का U1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का U2, तीसरे का क्या है? UN। इसी तरीके से सभी इलेक्ट्रॉन का लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि N वाले इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है? UN। ठीक है, अब होता क्या है? ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से टक्कर करते हैं, और दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है उसे बोलते हैं क्रांतिकाल टाउ। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रांतिकाल टाउ। तो पहले इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन के टकराने में अगर समय हमारा τ1 लग रहा है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकराने में समय τ2 लग रहा है, तीसरे को टकराने में समय τ3 लग रहा है, इसी तरीके से nवें वाले इलेक्ट्रॉन को टकराने में τn समय लग रहा है, तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो आपको जैसे देखिए कोई भी, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है उसकी प्रारंभिक वेग हम मान लेते हैं u है, ठीक है, और पूछा जाए आपसे t समय बाद इसको क्या किया गया? एक्सेलरेट किया गया, तो t समय बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो क्या इक्वेशन होता है? v u प्लस at होता है कि नहीं? एक्सेलरेट। अब यहाँ एक्सेलरेट काम करने का काम कौन कर रहा है? ये जो बैटरी लगा हुआ विभवांतर, ये विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? त्वरित कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आई ना? तो चलिए वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। माना n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक वेग क्रमशः u1 u2 u3 up to so on un तथा इनका टकराने का समय, ठीक है, तथा इनके स्रांतिकाल क्रमशः τ1 τ2 τn, तो इनका औसत वेग, ठीक है, इनका औसत वेग, इन सब का औसत वेग कितना हो जाएगा? vd और औसत वेग v क्या हो जाएगा? इसका वेग कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 vn डिवाइडेड बाय n, ठीक है। v1 का मान कितना हो जाएगा? u1 प्लस a τ1, ठीक है। v2 का मान u2 प्लस a τ2, इसी तरीके से n वाले का un प्लस a τn डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब देखो क्या होता है, u1 प्लस u2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस un डिवाइडेड बाय n प्लस सब में एक कॉमन है, ठीक है, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, u को एक साथ कर दिया हमने और a τ वालों को एक साथ कर दिया, तो a τ में से एक कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना? τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू सो ऑन प्लस τn डिवाइडेड बाय n, और ये है क्या? इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग, और औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। बचा कितना? a, ये क्या चीज है? ये क्रांतिकाल का औसत है, ठीक है, तो यानी कि τ, कितना? τ, ठीक है। और यही औसत क्या? औसत वेग ही हमारा क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है, यानी कि यही हमारा क्या है? vd, ठीक है, तो ये vd का मान निकला है, ठीक, यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद इसको हम मिटाते हैं और फिर आगे देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। चलो आगे ये निकल के आ रहा है हमारा क्या? औसत वेग, और यही औसत वेग ही क्या है? अनुगमन वेग है, vd का मान ये निकल के आ गया है, vd इक्वल टू a τ, जहां पे a आपका क्या है? एक्सीलरेशन है। अब a का मान कैसे निकलेगा? इसको देखो, देखिए इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू कितना है? कितना था? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, कितना? वैद्युत बल F इक्वल टू
माइनस ई वेक्टर, इतना था कि नहीं था? इतना ही था ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। अब देखो दूसरी बात, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इस मान m हो तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण m सॉरी F ma, इक्वल कर दो यहां से। तो ये इंप्लाइज करेगा ma इक्वल टू e इंटू ई, ठीक है, e इंटू ई। अब एक चीज आप याद रखिए, अगर यहाँ पे आप वेक्टर साइन का इस्तेमाल करेंगे तो ये रेंज माइनस चिन्ह लिया जाएगा, लेकिन इसी को अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं, लगने वाले बल का परिमाण, ठीक है, कितना, ये चीज, ठीक है, वेक्टर ई का परिमाण, यानी कि जब मैग्नीट्यूड लग जाएगा तो माइनस साइन अपने आप क्या होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, और ई का मान कितना है वो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये यहां से a इक्वल टू हो जाएगा ई बाई एम, ठीक है, और फिर a इक्वल टू यानी कि एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, e का मान रखिए, e की जगह पे v बाई एल और पूरा डिवाइडेड बाई एम। अब क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, ये l आ जाएगा नीचे, ev बाई m, ठीक है, ev बाई m, ये चीज मिल गया। तो अब अनकॉमन वे vd कितना हो जाएगा, vd इक्वल टू कितना हो जाएगा, a यानी कि ev बाई m इंटू l और फिर क्या है इंटू टाउ, ठीक है। अब vd का यही मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, ठीक है। vd का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 आपका था क्या, I इक्वल टू NEA VD, ठीक है, VD का मान ये रख दो, VD की जगह पे EV बाई ML, ठीक है, इनटू टाउ, EV बाई, अब क्या हो जाएगा, I इक्वल टू E इंटू ई, एन ई स्क्वायर A, ठीक है, और फिर V बाई एम एल इंटू टाउ, एम एल इंटू टाउ, ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे देखो, यहां तक समझ में आया? या अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आई इक्वल टू ये निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबको इधर भेज देते हैं, उसको उधर रख देते हैं, ठीक है। तो यहां से आई को ले आते हैं इधर और बाकी सबको उधर करते हैं। तो एम एल से यहाँ क्या है, भाग है, दूसरी साइड जाएगा, इसके साथ में गुणे में आ जाएगा, तो यानी कि आई इंटू एम एल, ठीक है, इक्वल टू एम ई स्क्वायर ए v इंटू टाउ, ठीक है। अब देखो v को सिर्फ यहाँ रखो इस साइड, और बाकी सबको हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर करके दूसरी साइड ले जा रहे हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, v बचेगा, ये सब इसके साथ गुणे में है, इधर आएंगे भाग में आ जाएंगे, यानी कि i एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए और टाउ, और i इसके साथ गुणे में, इसको भेज दो इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, आई गया वहां, ठीक है, यहाँ गुणे में इधर गया भाग में हो गया, तो v अपान आई, ठीक है, v अपान आई। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि नहीं, v अपान आई की साइड एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू वन अपान टाउ। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो ये m है, ये है क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि बदलने वाला नहीं है। L क्या है, चालक तार की लंबाई, जो कि
वही रहने वाली है अगर उसको हम कम ज़्यादा यानी तार को छोटा बड़ा ना करें या उसको खींचें ना। दूसरा, तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन घनत्व। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन घनत्व। और इलेक्ट्रॉन घनत्व आपका कभी चेंज नहीं होने वाला। ई एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा है, ये भी कभी नहीं बदलने वाली है। ए उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल है। टाउ क्रांतिकाल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ये सब क्या है आपका एक नियतांक। क्या है, ये सब आपका एक नियतांक। ठीक है, ये सब के सब आपके क्या है, ये नियतांक है। तो यानी हमको यहाँ से मिला क्या, B/I = नियतांक। ठीक है, B/I = नियतांक। और यही जो है B/I यानी कि वोल्टेज और धारा के अनुपात सदैव क्या होता है, एक स्थिरांक आता है, यानी कि एक कांस्टेंट आता है जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, यही ओम का नियम है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, नोट करो। इसके आगे थोड़ा सा और कुछ जो है इसमें बेसिक चीजें हैं, बेसिक टर्म्स हैं, जहां से क्वेश्चन जो है मॉडिफाई करके या घुमा के पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा नियतांक है, कांस्टेंट है, यही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, R। तो ये R = क्या मिल रहा है आपको, mL/n² ठीक है, × 1/τ। ठीक है, यही जो है क्या हमारा प्रतिरोध, और इसका मात्रक, पूरे का मात्रक क्या होता है, ओम। कितना होता है, ओम। ठीक है, बात समझ गए। तो ओम का नियम एकदम स्पष्ट हो गया आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कल जो है 10:30 बजे अनअकैडमी पे जो है क्लास 12 की लगने वाली है। तो जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, सभी लोग अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिए और वहाँ पे जो है मुझको फॉलो कर लीजिए। और जैसे ही क्लास चलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्लास लाइव चलेगी, पहले चैप्टर से आपका क्लास लिया जा रहा है, तो सभी लोग वहाँ पे अपने अपने टेस्ट को देने के लिए तैयार हो जाओ और देखो कि पहले चैप्टर में आपको कितनी चीज़ें तैयार है। वहाँ पे जो है टेस्ट भी मैं आपका लूँगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के टॉपिक यानी कि वैद्युत प्रतिरोध। तो सबसे पहले तो सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या है जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, फिर क्लास 10 में आपको पढ़ाया गया। ठीक है, उसको हम देखते हैं कि कितने लोगों का कमेंट आता है कल तक, और फिर जो है आपको हम डिस्कस करते हैं वैद्युत प्रतिरोध, उसके आगे प्रतिरोधकता, चालकता, बाकी सारी चीजें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर।